हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत अब हमारा अध्ययन आधुनिक काल की नई काव्य धारा में चल रहा है, जिसमें हम छायावाद को पढ़ रहे हैं। छायावाद का प्रारंभ कैसे हुआ, उसकी प्रवृत्तियां किस प्रकार की रही हैं और किस प्रकार की काव्य रचना छायावाद में हो रही थी, अभी इसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस पुस्तक के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं छायावाद के विषय में आगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि छायावाद में किस प्रकार के लाक्षणिक प्रयोग किए जा रहे थे और किस प्रकार के अप्रस्तुत व उपमान पद्यों के लिए चुने जा रहे थे। आइए उसी के आगे से देखते हैं। प्रकृति के नाना रूपों के सौंदर्य की भावना सदैव स्त्री सौंदर्य का आरोप करके करना उक्त भावना की संकीर्णता सूचित करता है। प्रकृति के जो नाना रूप हैं, जो प्रकृति का सौंदर्य है, उस सौंदर्य की भावना में केवल स्त्री सौंदर्य का आरोप करना उसकी संकीर्णता या उसको संकुचित करने के बराबर है और उसको संकुचित करना सूचित करता है। कालिदास ने भी मेघदूत से निर्विद्या और सिंधु नदियों में स्त्री सौंदर्य की भावना की है, जिनसे नदी और मेघ के प्रकृति संबंध की रमणीय व्यंजना होती है। कालिदास ने भी मेघदूत से निर्विंध्या और सिंधु नदियों में स्त्री सौंदर्य की भावना की है। इन्होंने नदियों में स्त्री सौंदर्य को देखा है, जिससे नदी और मेघ के प्रकृति संबंध की, नदी और मेघ का जो प्रकृति संबंध है उसकी सुंदर सी व्यंजना हुई है। ग्रीष्म में नदियां सूखती सूखती पतली हो जाती हैं और तपती रहती हैं। उन पर मेघ छाया करता है, तब वे शीतल हो जाती हैं और उस छाया को अंक में धारण किए दिखाई देती हैं। वहीं मेघ बरस कर उनकी क्षीणता दूर करता है। दोनों के बीच इसी प्राकृतिक संबंध की व्यंजना ग्रहण करके कालिदास ने अप्रस्तुत विधान किया है। इस प्रकार मेघ और नदी का जो सामंजस्य है, जो संबंध है, उसी की व्यंजना कालिदास ने अप्रस्तुत विधान के रूप में की है। ग्रीष्म में सूखती हुई जो नदियां हैं वो पतली हो जाती हैं और तपती हैं। वर्षा ऋतु में मेघ छाते हैं उनके ऊपर और बारिश होती है तो उनकी तपन, उनकी क्षीणता दूर करते हैं। तो इसी प्रकार के मेघ और नदी के सुंदर सौंदर्य को इन्होंने अप्रस्तुत विधान के रूप में अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। पर सौंदर्य की भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चिपकाकर करना खेलसा हो जाता है। पर सौंदर्य की भावना जहाँ कहीं भी हो, सभी जगह स्त्री का चित्र चिपका देना या स्त्री सौंदर्य की व्यंजना वहाँ पर कर लेना, स्त्री सौंदर्य को वहाँ पर देख लेना, ये एक खेलसा हो जाता है। उषा सुंदरी के कपोलों की ललाई, रजनी के रत्न जटित केश कलाप, दीर्घ निश्वास और अश्रुबिंदुता तो रूढ़ हो ही गए हैं। किरण, लहर, चंद्रिका, छाया, तितली सब अप्सराएं या परियां बनकर सामने आने पाती हैं। इस प्रकार किरण, लहर, चंद्रिका, छाया, इन सब पर भी स्त्री सौंदर्य का आरोप होता है। इसी तरह प्रकृति के नाना व्यापार भी चुंबन, आलिंगन, मधुग्रहण, मधुदान, कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि में अधिकतर परिणत दिखाई देते हैं। इसी तरह ही जो अन्य व्यापार हैं प्रकृति के, अन्य जो प्रकृति सौंदर्य है, उसको भी इन सब का आरोप करके संकुचित सा कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य ये कि प्रकृति की नाना वस्तुओं और व्यापारों का अपना अपना अलग सौंदर्य भी है। इन सब के अलावा प्रकृति का अपना अलग सौंदर्य भी है, जो एक ही प्रकार की वस्तु या व्यापार के आरोप द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता। प्रकृति का जो सौंदर्य है उसके कई अन्य अर्थ भी हैं, उसका अपना अर्थ भी है, उसका अपना अलग सौंदर्य भी है। वो एक ही प्रकार की वस्तुओं या एक ही प्रकार के सौंदर्य का आरोप करने से पूर्णतः व्यक्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार पंत जी की छाया, वीच विलास, नक्षत्र में जो यहाँ से वहाँ तक उपमानों का ढेर लगा है, उसमें से बहुत से तो अत्यंत सूक्ष्म और सुकुमार साम्य के व्यंजक हैं और बहुत से रंग बिरंगे खिलौनों के रूप में ही हैं। इसी प्रकार पंत ने छाया, बीज विलास और नक्षत्र नामक रचना में जो उपमान खड़े किए हैं, जो उपमानों का ढेर लगा है, अर्थात बहुत से उपमान जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, उसमें से बहुत से तो ऐसे हैं जो सूक्ष्म और सुकुमार हैं और जो सूक्ष्म सुकुमार भावों की व्यंजना भी करते हैं, और बहुत से रंग बिरंगे खिलौनों के रूप में ही हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनका भावों से कोई मतलब नहीं है, वे केवल रंग बिरंगे खिलौनों के रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं। ऐसी रचनाएं उस कल्पनावाद, कलावाद या अभिव्यंजनावाद के उदाहरण सी लगती हैं, जिसके अनुसार कवि कल्पना का काम प्रकृति की नाना वस्तुएं लेकर एक नया निर्माण करना व नूतन सृष्टि खड़ी करना है। ऐसी रचनाएं कल्पनावाद, कलावाद या अभिव्यंजनावाद के उदाहरण सी लगती हैं,
किस कल्पनावाद या कलावाद की? जिसके अनुसार कवि कल्पना का काम प्रकृति की नाना वस्तुएं लेकर एक नया निर्माण करना व नूतन सृष्टि खड़ी करना है। जिसके अनुसार कवि की कल्पना का काम ही ये है कि वो प्रकृति से नाना वस्तुएं, नाना व्यापार लेकर उन पर अपनी कल्पना के द्वारा नई सृष्टि खड़ी करे। प्रकृति के सच्चे स्वरूप, उसकी सच्ची व्यंजना ग्रहण करना उक्त वादों के अनुसार आवश्यक नहीं है। कल्पनावाद या कलावाद के अनुसार यहाँ पर कल्पनावाद में कल्पना ही सब कुछ है, तो इन वादों में ये आवश्यक नहीं है कि प्रकृति के सच्चे स्वरूप, उसकी सच्ची व्यंजना ग्रहण की जाए। इस प्रकार की आवश्यकता इन वादों के अनुसार नहीं है। उनके अनुसार तो प्रकृति की नाना वस्तुओं का उपयोग केवल उपादान के रूप में है। उसी प्रकार जैसे उनके अनुसार क्या है, प्रकृति की नाना वस्तुएं जो है, व्यापार जो है, उसका सौंदर्य है, वो केवल उपादान के रूप में है। उसी प्रकार जैसे बालक ईंट, पत्थर, लकड़ी, कागज, फूल, पत्ती लेकर हाथी, घोड़े, घर, बगीचे इत्यादि बनाया करते हैं। जैसे प्रकृति से बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, ईंट, पत्थर, लकड़ी ये सब कुछ लेकर घर, बगीचे इत्यादि बनाया करते हैं खेल खेल में। इसी प्रकार ये प्रकृति के उपमानों का भी अपने काव्य में खेल खिलौनों, रंग बिरंगी सजावट के लिए ही प्रयोग करते हैं। उनके सच्चे भावों का उद्घाटन नहीं करते। प्रकृति के नाना चित्रों के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करना तो बहुत ठीक है। प्रकृति के नाना स्वरूप लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त करना तो ठीक है। प्रकृति के नाना चित्र द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करना तो ठीक है, पर उन भावनाओं को व्यक्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी तो चित्रों में, गृहीत चित्रों में होनी चाहिए। जो चित्र हमने लिए हैं वे अब हमारी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने में सक्षम भी हैं या नहीं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक होने के कारण हमारा वर्तमान काव्य प्रसंगों की अनेक रूपता के साथ नई नई अर्थभूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया। क्योंकि छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक ही रही, इसीलिए जो वर्तमान काव्य था वो प्रसंगों की अनेक रूपता के साथ नई नई अर्थभूमियों को खोजते हुए उन पर कुछ ही दिनों तक चल पाया, कुछ ही दिनों तक बहुत कम चल पाया। कुछ कवियों में वस्तु का आधार अत्यंत अल्प रहता है। कुछ कवियों में वस्तु का आधार, उनकी जो आधारभूत कथानक है वो बहुत कम रहता है। विशेष लक्ष्य अभिव्यंजना के अनूठे विस्तार पर रहा है। विशेष लक्ष्य उनका क्या रहा है? अभिव्यक्ति, अभिव्यंजना का जो नया नया ढंग है, अनूठा ढंग है और उसको विस्तारित करना है, ये अनेक कवियों का लक्ष्य रहा है। इससे उनकी रचनाओं का बहुत सा भाग अधर में ठहराया सा जान पड़ता है। इससे उनकी रचनाओं का बहुत सा भाग लग रहा है कि अधर में ही ठहर गया हो। जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती हैं उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है। जिन वस्तुओं के आधार पर या जिस वस्तु का आधार बनाकर मन में उक्तियां खड़ी की जाती हैं, कल्पना की जाती है, उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है और उसका कुछ भाग जो है कला में अनूठापन लाने के लिए पंक्तियों से हटा दिया जाता है। अतः कहीं कहीं विवृत शब्दों की व्यंजकता पर्याप्त न होने पर भाव अस्फुट रह जाता है। अर्थात जो शब्द हैं, विवृत शब्दों की जो व्यंजकता है वो पर्याप्त नहीं होती है। जो भाव है उसको व्यक्त करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं। इससे भाव अस्फुट रह जाता है, भाव जो है प्रस्फुटित होकर अच्छे से सामने नहीं आ पाता। पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्षेप करना पड़ता है। जैसे नीचे की पंक्तियों में पाठक को पढ़ते समय पंक्तियों को अपनी ओर से उसमें कुछ न कुछ आक्षेप करना पड़ता है, अर्थात जोड़ना पड़ता है। जैसे नीचे की पंक्तियों में जैसे ये उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर दी हैं। निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप आओगे, इतना सजग कुतूहल ठहरो यह न कभी बन पाओगे। आह चूम लूं जिन चरणों को चाप चाप कर उन्हें नहीं, दुख दो इतना अरे अरुणिमा उषा सीवा उधर बही। यहाँ कवि ने उस प्रियतम के छिपकर दबे पांव आने की बात कही है, जिसके चरण इतने सुकुमार हैं कि जब आहट न सुनाई पड़ने के लिए वह उन्हें बहुत दबा दबा कर रखते हैं, तब एड़ियों में ऊपर की ओर खून की लाली दौड़ जाती है। वही ललाई उषा की लाली के रूप में झलकती है। प्रसाद जी का ध्यान शरीर विकारों पर विशेष जमता था। इसी से उन्होंने चाप चाप कर दुख दो से ललाई दौड़ने की कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी। आह चूम लूं जिन चरणों को चाप चाप कर उन्हें नहीं, दुख दो इतना अरे अरुणिमा उषा सीवा उधर बही। तो जो प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में चाप चाप कर दुख दो से ललाई दौड़ने की कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी है।
पाठक उसकी अपनी ओर से कल्पना कर लेंगे या समझ लेंगे। कामायनी में उन्होंने मले हुए कान में भी कामिनी के कपोलों पर की लज्जा की लाली दिखाई है। इसी प्रकार उन्होंने कान मलने से जो लाल हो जाते हैं उसमें भी कामिनी के कपोलों पर लज्जा की जो लाली होती है उससे उसका साम्य दिखाया है। अभिव्यंजना की पद्धति या काव्य शैली पर ही प्रधान लक्ष्य रहने से छायावाद के भीतर उसका बहुत ही रमणीय विकास हुआ। अभिव्यंजना की पद्धति या काव्य शैली ही प्रधान लक्ष्य छायावाद में रहे हैं। तो इन्हीं जब यही दोनों प्रधान थे तो इन दोनों का बहुत अच्छा विकास भी छायावाद में हुआ है। ये हम पहले कह आए हैं। ये जब हमने छायावाद पढ़ना प्रारंभ किया था तभी आचार्य शुक्ल ने कहा था। साम्य भावना और लक्षणा शक्ति के बल पर किस प्रकार काव्योपयुक्त चित्रमयी भाषा की ओर सामान्यतः झुकाव हुआ, ये भी कहा जा चुका है। साम्य भावना और लक्षणा शक्ति के बल पर काव्य उपयुक्त चित्रमयी भाषा की ओर कवियों का कितना झुकाव रहा है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। साम्य पहले उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ऐसे अलंकारों के बड़े बड़े सांचों के भीतर ही फैलाकर दिखाया जाता था। साम्य पहले किस प्रकार दिखाया जाता है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि ऐसे अलंकारों का सहारा लेकर ही हम साम्य पदों में दिखाते थे। वह अब प्रायः थोड़े में या तो लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा झलका दिया जाता है अथवा कुछ प्रच्छन्न रूपकों में प्रतीयमान रहता है। तो अब वह उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक जैसे बड़े बड़े सांचों, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों को सांचे कहा है आचार्य शुक्ल ने, इन सांचों के भीतर दिखाया जाता था। अब वह प्रायः या तो लाक्षणिक प्रयोग में दिखा दिया जाता है अथवा कुछ प्रच्छन्न रूपकों में प्रतीयमान रहता है। रूपकों के द्वारा उसको उद्धृत कर दिया जाता है, उसका साम्य को प्रकट कर दिया जाता है। इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसंग के लिए दृष्टांत अर्थात विन्यास आदि का सहारा न लेकर अब अगर किसी पूरे तथ्य या प्रसंग के लिए वो साम्य दिखाना हो तो दृष्टांत अर्थात विन्यास का सहारा न लेकर अब अन्योक्ति पद्धति ही अधिक चलती है। अब दृष्टांत का सहारा न लेकर पूरे प्रसंग को जब दिखाना हो तो अन्योक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही परिष्कृत पद्धति है। ये पद्धति बहुत ही परिष्कृत पद्धति है, पर यह न समझना चाहिए कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार प्रयोग होने से अब यह नहीं समझना चाहिए कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जिनका पहले प्रयोग होता था अब उनका प्रयोग पूर्णतः बंद हो चुका है। ऐसा नहीं है, बराबर होता है और बहुत होता है। उपमा का भी, इन अलंकारों का भी प्रयोग बराबर होता रहता है और बहुत ज़्यादा भी होता है। उपमा में धर्म बराबर लुप्त रहता है। प्रतिवस्तु उपमा, हेतुत्प्रेक्षा, विरोध, श्लेष, एकावली इत्यादि अलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। छायावाद में इस प्रकार के अलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। किस प्रकार एक बंधे घेरे से निकलकर अब छायावादी कहे जाने वाले कवि धीरे धीरे जगत और जीवन के अनंत क्षेत्र में इधर उधर दृष्टि फैलाते देखे जा रहे हैं। कि एक बंधे घेरे में चलने वाले जो छायावादी कवि थे, जो केवल प्रेम गीतात्मक कविताएं जहाँ पर होती थीं, जहाँ पर अज्ञात को आलम्बन बनाकर अप्रस्तुत रूप में व्यंजना की जाती थी, वहाँ अब ये छायावादी कवि जीवन और जगत के भी अन्य क्षेत्रों में दृष्टि फैलाने लगे हैं। अर्थात जीवन जगत का जो अनंत क्षेत्र है वहाँ से भी अपने काव्य के विषय चुनने लगे हैं। इसका आभास दिया जा चुका है, ये पहले कहा जा चुका है। अब तक उनकी कल्पना थोड़ी सी जगह के भीतर कलापूर्ण और मनोरंजक नृत्य सा कर रही थी। अभी तक उनकी कल्पना जो थी वो थोड़ी सी जगह के भीतर कलापूर्ण और मनोरंजक नृत्य कर रही थी। वह जगत और जीवन के जटिल स्वरूप से घबराने वालों का जी बहलाने का काम करती रही। अभी तक वह जगत और जीवन का जो जटिल स्वरूप है उससे घबराने वालों का जी बहला रही थी, अर्थात उन्हीं का मनोरंजन कर रही थी। अब उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की मार्मिकता का साक्षात्कार करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। अब जो है छायावादी कविता को अखिल जीवन से, जो जीवन है, जीवन के स्वरूप हैं, उसके पक्षों की जो मार्मिकता है उसको भी देखते हुए, उसका भी साक्षात्कार करते हुए उसके साथ एक करीने से रास्ता चलना पड़ेगा। उसको भी अपने साथ साथ रखना पड़ेगा। जीवन और जगत के जो विभिन्न पक्ष हैं उनको नकार नहीं सकते, उनको अनदेखा नहीं कर सकते। तो जो छायावादी प्रवृत्ति है उसके साथ साथ अब जीवन और जगत से जुड़े विषय भी अब उसमें शामिल होने लगे हैं छायावादी कविता में। इसके लिए उसे अपनी चपलता और भावभंगिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ा, कौतुक की प्रवृत्ति कुछ संयत करनी पड़ेगी। इसके लिए जो उसकी मुख्य प्रवृत्ति थी, भावभंगिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ा, कौतुक आदि, उसको कुछ संयत करना पड़ेगा और उसी के साथ उनको जीवन जगत से जो विषय चुने हैं उससे संबंधित कविताएं भी साथ साथ लेकर चलनी पड़ेंगी। इस ऊंचे नीचे मर्म पथ पर चित्रों का बहुत अधिक फालतू बोझ लाद कर चलना भी वाणी के लिए उपयुक्त ना होगा। इस ऊंचे नीचे पथ पर जो ऊंचा नीचा पथ है, अर्थात जीवन रूपी जो ऊंचा नीचा पथ है, उस पर चित्रों का चित्रमयी भाषा
के लिए यहाँ पर प्रयोग किया है। चित्रों आदि का अधिक फालतू बोझ लादकर चलना भी वाणी के लिए उपयुक्त ना होगा। अर्थात जो जीवन से, जगत से जुड़ी हुई जो कविता है, ऐसे विषयों को लेकर जो चलने वाली कविता है, उसमें चित्रमयी भाषा जो है अधिक दूर तक ना जा सकेगी और हर समय उसके लिए उपयुक्त भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये ऊंचा नीचा अर्थात इसमें हर प्रकार की स्थिति का चित्रण होगा जो चित्रमयी भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रसाद जी ने लहर में छायावाद की चित्रमयी शैली को 3 ऐतिहासिक जीवन खंडों के बीच ले जाकर आजमाया है। लहर में छायावाद की प्रसाद ने लहर नामक जो उनकी रचना है उसमें छायावाद की चित्रमयी शैली को 3 ऐतिहासिक खंडों के बीच ले जाकर आजमाया है। उनमें कथा वस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति पर करके उन्होंने बाह्य और आभ्यंतर परिस्थितियों का व्यंजक, मनोहर, मार्मिक या आवेशपूर्ण शब्द विधान किया है। उन्होंने कथा वस्तु में जो नाटकीय पद्धति पर विन्यास किया है उसमें बाह्य और आभ्यंतर परिस्थितियों को दिखाने के लिए मनोहर, मार्मिक और आवेशपूर्ण शब्द विधान किया है। पर कहीं कहीं जहाँ मधुमय चित्रों की परंपरा दूर तक चली है वहाँ समन्वित प्रभाव में बाधा पड़ी है, और जहाँ कहीं भी उन्होंने मधुमय चित्रों की परंपरा दूर तक चलाई है अर्थात दूर तक चित्रमयी भाषा शैली का प्रयोग किया है, वहाँ समन्वित प्रभाव में जो काव्य का समन्वित प्रभाव है उसमें बाधा पड़ी है। कामायनी में जहाँ उन्होंने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। कामायनी में उन्होंने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। ये आचार्य शुक्ल का कामायनी के संदर्भ में कथन है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर वे कह रहे हैं कि कामायनी उन्होंने नर जीवन के विकास में जो भिन्न भिन्न वृत्तियाँ हैं, भावात्मक वृत्तियाँ हैं, उनका योग और संघर्ष जो दिखाया है बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित किया है। उन्होंने उसको चित्रित करने में बहुत ही सुंदर कल्पना की है और उसी सुंदर और प्रौढ़ कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है। यहाँ से यहाँ तक इतना भी आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार निराला जी ने, जिनकी वाणी पहले से भी बहुमुखी थी, इसी प्रकार निराला जी ने जिनकी वाणी तो पहले से ही बहुमुखी थी, तुलसीदास के मानव विकास का बड़ा ही दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। तो उन्होंने, निराला जी ने तुलसीदास नामक अपनी जो लंबी कविता है उसमें मानव विकास का बड़ा ही दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। इसमें उन्होंने चित्रमयी भाषा का प्रयोग करके बहुत ही सुंदर तुलसीदास के चरित्र का, मानस के विकास का चित्र उसमें दिखाया है। अब हम तृतीय उत्थान के वर्तमान कवियों और उनकी कृतियों का संक्षेप में कुछ परिचय देना आवश्यक समझते हैं। अब आगे आचार्य शुक्ल जो छायावादी कवि तत्कालीन वर्तमान समय में रहे होंगे उनकी कृतियों का यहाँ पर संक्षेप में परिचय दे रहे हैं, अर्थात उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें सर्वप्रथम आते हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। ये पहले ब्रजभाषा की कविताएं लिखा करते थे, जिनका संग्रह चित्राधार में हुआ है। चित्राधार जो संग्रह है वो जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संग्रह है। संवत 1970 से वे खड़ी बोली की ओर आए और कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक प्रकाशित हुए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद को समझा और उनकी रचनाओं को दिया है, वो यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखना होगा। संवत 1970 से वे खड़ी बोली की ओर आए और कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक प्रकाशित हुए। कानन कुसुम में तो प्रायः उसी ढंग की कविताएं हैं जिस ढंग की द्विवेदी काल में निकला करती थी। अब कानन कुसुम में किस प्रकार की कविताएं हैं? वे कविताएं हैं जो द्विवेदी युग में निकला करती थी। उसी प्रकार की कविताएं हमें कानन कुसुम नामक संग्रह में मिलती हैं। चित्राधार में ब्रजभाषा की कविताओं का संग्रह है। कानन कुसुम में द्विवेदी काल में जो कविताएं निकलती थी उसी प्रकार की कविताओं का संकलन है। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक संवत 1970 अतुकांत रचनाएं हैं। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक ये प्रसाद जी की किस प्रकार की रचनाएं हैं? ये प्रसाद जी की अतुकांत रचनाएं हैं। इनमें तुक पर ध्यान नहीं दिया गया है, ये अतुकांत रचनाएं हैं, जिसका मार्ग पंडित श्रीधर पाठक पहले दिखा चुके थे।
जिस प्रकार की रचनाएं श्रीधर पाठक पहले कर चुके थे या जिस प्रकार का मार्ग ये पहले दिखा चुके थे। भारतेंदु काल में ही पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बंगला की देखा देखी कुछ अतुकांत पद्य जमाए थे। भारतेंदु काल में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने भी जो बांग्ला में अतुकांत रचनाएं होती थी उनकी देखा देखी कुछ अतुकांत पद्य लिखे थे। पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने सांध्य अटन नाम की कविता खड़ी बोली के अतुकांत तथा चरण के बीच में पूर्ण विराम वाले पद्यों में बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत की थी। और अंबिका दत्त व्यास के बाद श्रीधर पाठक ने अपनी सांध्य अटन नाम की कविता में खड़ी बोली के अतुकांत, जिसमें चरण के बीच में पूर्ण विराम वाले इस प्रकार के पद्यों में बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत की थी इन्होंने अपनी सांध्य अटन नामक रचना। प्रसाद की कौन सी कविता किस प्रकार की है, किस प्रकार की शैली पर, यहाँ हम देख रहे हैं। सामान्य परिचय के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट और मुकुटधर पांडे इत्यादि कई कवि अंतर्भावना की प्रगल्भ चित्रमयी व्यंजना के उपयुक्त स्वच्छंद नूतन पद्धति निकाल रहे थे। सामान्य परिचय में हम ऐसा देख चुके हैं कि मैथिली शरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट और मुकुटधर पांडे कई कवि अंतर्भावना की जो प्रगल्भ चित्रमयी व्यंजना है उस पर स्वच्छंद नूतन पद्धति निकाल रहे थे, क्योंकि छायावाद के प्रारंभ में इन्होंने ही चित्रमयी व्यंजना, चित्रमयी भाषा और स्वच्छंद नूतन पद्धति पर कविताएं की थी। पीछे उस नूतन पद्धति पर प्रसाद जी ने भी कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखी और फिर उस नवीन पद्धति पर प्रसाद जी ने भी कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखी थी। संवत 1975 सन 1918 में झरना के भीतर संग्रहित हुई और इस प्रकार की इनकी कविताएं झरना में संग्रहित हुई, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं में कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। झरना में कितनी कविताएं संकलित हैं? 24। झरना में 24 कविताएं संकलित हैं, जिनमें जो नूतन स्वच्छंद पद्धति चली थी उस प्रकार की कविताएं इसमें संकलित हैं, परंतु उसमें ऐसी कोई विशिष्टता नहीं थी जिस पर विशेष रूप से ध्यान जाता। दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे संवत 1984 में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। और झरना का जब दूसरा संस्करण निकला संवत 1984 में, तो इस पुस्तक का पूरा स्वरूप ही बदल गया। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 33 रचनाएं जोड़ी गई, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। झरना के बाद के संस्करण में जो रचनाएं जोड़ी गई उनमें रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, चित्र विधान आदि सब कुछ मिलता है। विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, वसंत की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी रचनाओं में हैं। ये जो हैं कविताएं ये झरना के बाद के संस्करण में जोड़ी गई हैं, पहले के संस्करण में ये नहीं थी। इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी रचनाओं में हैं जो पहले 1975 के संस्करण में नहीं थी। ये 1975 के संस्करण में कविताएं नहीं थी, ये 1984 में जो संस्करण आया है द्वितीय संस्करण, उसमें जोड़ी गई। द्वितीय संस्करण में कहीं छायावाद कही जाने वाली विशेषताएं स्फुट रूप में दिखाई पड़ी। द्वितीय संस्करण में छायावाद कही जाने वाली कई विशेषताएं झरना के द्वितीय संस्करण में दिखाई पड़ी। इसके पहले श्री सुमित्रानंदन पंत का पल्लव बड़ी धूमधाम से निकल चुका था और इसके पहले सुमित्रानंदन पंत जी का पल्लव जो है वो बहुत ही धूमधाम से निकल चुका था, अर्थात प्रकाशित हो चुका था, जिसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र्य आदि विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिमाण में दिखाई पड़ी थी। और पल्लव में रहस्य भावना भी है, अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र्य आदि जितनी भी विशेषताएं छायावाद की थी वो उसमें बहुत अधिक मात्रा में दिखाई पड़ी। प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। प्रसाद जी में मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति का, जो छायावादी पद्धति थी, इस पद्धति पर चलने वाली रचनाओं का बहुत ही मनोरम विकास किया। संस्कृत की कोमलकांत पदावली का जैसा सुंदर चयन बंग भाषा के काव्यों में हुआ है, वैसा अन्य देश भाषाओं के साहित्य में नहीं दिखाई पड़ता। संस्कृत की जो कोमलकांत पदावली है उसका जैसा चयन बंग भाषा के काव्य में हुआ है वो अन्य देश भाषाओं में नहीं दिखाई पड़ता। उनके परिशीलन में पदलालित्य की जो गूंज प्रसाद जी के मन में समाई वह बराबर बनी रही। उनके परिशीलन में पदलालित्य जो कोमलकांत पदावली संस्कृत की बंग भाषा में थी वैसी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। बंग भाषा के काव्य में जो कोमलकांत पदावली का चयन किया गया वैसा अन्य देश भाषाओं के साहित्य में नहीं था। उनके परिशीलन में पदलालित्य की जो गूंज प्रसाद जी के मन में समाई वह बराबर बनी रही।
और जब उसका परिशीलन प्रसाद जी ने किया, जब उसका मनन, जब उसका गंभीर अध्ययन प्रसाद जी ने किया, तो उसके पदलालित्य की जो गूंज, जो उसके पदलालित्य का प्रभाव था, जो प्रसाद जी के मन में समाया, वह बराबर बना ही रहा। वह पदलालित्य की गूंज प्रसाद जी के मन में बराबर बनी ही रही। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे प्रसाद जी की रचनाओं के विषय में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के अध्ययन संबंधी वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।